सुनसान सड़क पर एक लड़की अपने लहंगे को पकड़े भागे जा रही थी। वो हाँफ रही थी और डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो पिछले 1 घंटे से भाग रही थी, फटे हुए ब्राइडल लहंगे और नंगे पैरों से। शनाया अपनी ही शादी से भाग रही थी, क्योंकि उसकी शादी शहर के गुंडे से जबरदस्ती हो रही थी। वो भागते भागते अब थक चुकी थी। उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास पेड़ों के अलावा बस एक सुनसान खाली सीधी रोड थी। भागते भागते वो काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे रोड की दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली दिखती है, जो कि देखने में बहुत आलीशान और पुरानी भी थी। शनाया के कदम हवेली के पास आकर रुक जाते हैं। वो हाँफते हुए बोली, अब मैं और नहीं भाग सकती। मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं, लेकिन अगर मैं रुक गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं। शनाया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दूर से गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी इसी तरफ आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके आगे देखा। उसे वो हवेली दिखी। उसने अपने मन में सोचा, शायद इस घर में कोई ऐसा हो जो मेरी मदद कर दे। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। वो कांपते पैरों से अंदर जाने लगी। बाहर 2 गार्ड सो रहे थे। उसने उन्हें नहीं जगाया और धीरे धीरे अंदर जाने लगी। हवेली के अंदर जाकर हॉल में उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, पर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे अंदर की बातें वो सुन सकती थी। अंदर एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था और इस वक्त बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ में गन थी और उसके सामने एक और आदमी बैठा हुआ था। अपने घुटनों के बल बैठकर उस आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो आदमी मिस्टर राठौड़ थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। वो आदमी जिसके हाथ में गन थी, उसका नाम देवराज राठौड़ था और वो इस वक्त उसे गुस्से भरी नजरों से उस आदमी को देख रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, गलतियों की माफी हो सकती है, लेकिन गुनाह की नहीं। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर देवराज ने उस आदमी पर गोली चला दी। गोली चलते ही वहां 2 चीखें गूंज गई। एक तो उस आदमी की जिसको अभी अभी देवराज ने गोली मारी, और दूसरी शनाया की, जो गेट के बाहर से ये नजारा देखकर चीख पड़ी थी। वो डर से कांपने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। देवराज ने जैसे ही किसी लड़की की चीख सुनी, उसकी नजरें दरवाजे पर गई, जहां पर शनाया खड़ी थी। शनाया को देखकर एक पल तो देवराज की नजरें उस पर ठहर सी गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें सर्द हो गई और उसने अपने सामने खड़े अपने दोस्त, जो उसका सबसे वफादार आदमी था, उसने उसे गुस्से में घूर कर कहा, ये लड़की कौन है और यहां क्या कर रही है? और इसने अभी अभी जो कुछ भी देखा वो सही नहीं है। तभी देवराज ने शनाया की तरफ देखा और बोला, ओ लड़की, इधर आओ। तुम यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? शनाया जो अब तक शॉक में खड़ी थी, देवराज की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डर गई। उसने डरते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गई, मुझे कुछ मत करना प्लीज। देवराज बड़ी ही गौर से उसे देख रहा था। उसकी मासूमियत, उसका डर देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार किसी लड़की को उसने इतनी गौर से देखा था। शनाया अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी। शनाया को जाता देखकर देवराज ने रघुवीर से कहा, उसे पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ। रघुवीर ने कहा, पर भाई बहुत डरी हुई है, पर हमारे ऐसे पकड़ने से और भी डर सकती है। जाने देते हैं उसे, वो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोलेगी। देवराज ने रघुवीर को घूर कर देखा
और कहा, जितना कहा है उतना करो रघुवीर। रघुवीर ने जी कहा और शनाया के पीछे चला गया। शनाया कॉरिडोर से होते हुए बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी उसके सामने वही गार्ड्स आ जाते हैं जो बाहर सो रहे थे। वो वहीं रुक गई और गार्ड से बोली, मुझे जाने दो, मैं यहां गलती से आ गई थी। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो गार्ड एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर उन्होंने शनाया के पीछे आते हुए रघुवीर को देखा, जो इशारे से कह रहा था मत जाने दो। वो समझ गए कि उन्हें इस लड़की को भागने से रोकना है। वो दोनों बोले, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, बॉस का ऑर्डर है। शनाया अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी पीछे से रघुवीर आया और उसने शनाया से कहा, आप डरिए नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बस आप अभी यहां से नहीं जा सकती, और मेरा यकीन करिए, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनाया गुस्से और डर में चिल्लाते हुए बोली, मैं आप लोगों पर कैसे यकीन कर लूं? अभी अभी मेरे सामने आपके बॉस ने एक आदमी का खून किया है, और आप कह रहे हैं कि मैं आपका यकीन करूं? जिसने एक आदमी को मारने में एक पल नहीं सोचा, तो मैं यहां कैसे सेफ हूं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपके बारे में सब बता दूंगी। शनाया ने उंगली दिखाते हुए बोला। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें भरोसा करना है या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मैंने एक बार जो कह दिया वही होता है इस घर में। शनाया पीछे मुड़ी। अब शनाया और देवराज आमने सामने थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। शनाया हिम्मत करके बोली, देखो मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। देवराज ने एक डेविल मुस्कान लिए कहा, अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती जब तक मेरी मर्जी ना हो। तुम तब तक यहीं इसी हवेली में कैदी बनकर रहोगी। देवराज शनाया को अपनी हवेली में कैदी बनाकर क्यों रखना चाहता है? और आखिर क्यों भागी शनाया अपनी ही शादी से? शनाया के पैर लड़खड़ा गए। 1 घंटे से लगातार भागने से वो पूरी तरह से थक चुकी थी, और अभी अभी जो उसने देखा था वो उससे भी बहुत डर चुकी थी, और थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी। वो गिर पाती उससे पहले ही 2 मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। शनाया ने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो देवराज ने उसे थाम रखा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। रघुवीर घबरा गया। क्या ये मर गई? देवराज गौर से शनाया को देखता है, पसीने से लथपथ, मासूम और डरा हुआ चेहरा। देवराज घूर कर रघुवीर को देखता है। बकवास बंद करो, ये सिर्फ बेहोश हुई है, डॉक्टर को कॉल करो अभी। देवराज ने शनाया को गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रघुवीर हैरान था। आज तक भाई ने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, और आज उन्होंने एक लड़की को गोद में उठा लिया। तभी उसके कानों में फिर से देवराज की आवाज पड़ी, जो गुस्से में कह रहा था, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। रघुवीर हड़बड़ा गया और उसने झट से अपने पॉकेट से फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। रूम में जाकर देवराज ने शनाया को बेड पर लेटा दिया, पर ना चाहते हुए भी उसकी नजरें शनाया के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। देवराज ने अपने मन में सोचा, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? पहली बार है जब मैं किसी की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। देवराज भी वहीं टेबल पर बैठ गया और एकटक शनाया को देखने लगा। उसने उसे गौर से देखा। तभी उसकी नजरें उसके पैरों पर गई, जिस पर खून निकल रहा था। उसके पैरों में चोट लगी थी। शायद भागते वक्त उसके पैरों में ये चोट लग गई होगी। देवराज शनाया के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर तभी गेट खुलता है और रघुवीर और एक फीमेल डॉक्टर अंदर आती है। देवराज झट से अपने हाथ पीछे कर लेता है। डॉक्टर देखिए, इसे क्या हुआ है? इसके पैरों में भी चोट लगी है। इतना कहकर देवराज वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर शनाया को चेक करती है और उसके पैरों में बैंडेड कर देती है। ऐसा लग रहा है ये काफी देर से भाग रही थी और 2-3 दिन से भूखी भी हैं, जिस वजह से ये बेहोश हो गई हैं। इन्हें सबसे पहले खाना खिला दीजिएगा,
और मैं कुछ दवाई लिख के दे रही हूँ, ये उन्हें वक्त पर दे दीजिएगा। जी डॉक्टर। पर वो मन में ये सोच रहा था कि आखिर क्यों ये 2 दिन से भूखी है, और डॉक्टर ये भी कह रही है कि ये बहुत ज्यादा भागी भी है। ये किससे भाग रही होगी? ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा। डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाते ही देवराज अंदर आया। क्या कहा डॉक्टर ने? भाई डॉक्टर कह रही थी कि ये 2 दिन से भूखी है, जिस वजह से ये बेहोश हुई है, और ये भी कह रही थी कि ये काफी देर से दौड़ रही थी, जिससे इसके पैरों में चोट लगी है। देवराज की आंखें शनाया पटक गई। वो गौर से उसे देखने लगा। पता करो इसके साथ क्या हुआ और ये किससे भाग रही थी। ठीक है भाई, पर आप इन्हें कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी को कुछ भी बताएगी। मुझे भी लगता है कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर फिर भी रिस्क नहीं ले सकता। इसका चेहरा देखने में मासूम जरूर है, पर जरूरी नहीं कि ये सच में मासूम हो सकता है कि ये किसी की भेजी हुई जासूस हो। भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। मैं अभी हमारे आदमियों को कहता हूं कि इसकी सारी डिटेल्स निकालें। फिर रघुवीर वहां से चला जाता है। देवराज अभी भी वहीं खड़ा था। तभी शनाया को धीरे धीरे होश आने लगता है। शनाया ने अपनी पलकें धीरे धीरे खोली तो उसे सामने ही देवराज का हैंडसम चेहरा नजर आया। वो देवराज को देखकर थोड़ा डर गई और उठकर बैठ गई। ओह, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हारा नाटक बहुत जल्दी खत्म नहीं हो गया। आखिर किसके कहने पर ये नाटक कर रही हो? देवराज की इतनी कड़वी बात सुनकर शनाया को बुरा लगता है। वो अपनी नजरें झुकाकर बैठ जाती है। मैं नाटक नहीं कर रही और मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ गलती से आ गई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, मैं भागते भागते इन जंगलों में आ गई। फिर मुझे ये आपकी हवेली दिखी तो मुझे लगा शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मुझे क्या पता था कि ये किसी माफिया का घर है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। शनाया की बात सुनकर देवराज उसे घूर कर देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी को सच मान लूंगा? ऐसे ही नहीं मैं एक माफिया बनाऊं मैडम। मुझे लोगों का सच और झूठ पल भर में पता चल जाता है। तुम जो ये मासूम बनने का नाटक कर रही हो ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं, पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। देवराज की बातें सुनकर सनाया के दिल में एक चुभन सी होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतना बुरा तो उसे तब भी नहीं लगा था जब उसके खुद के मामा ने उसे चंद पैसों के लिए गुंडे को बेच दिया था। देवराज शनाया की आंखों में आंसू देखकर एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसे उसके लिए बुरा लगता है, पर अगले ही पल ये उसका नाटक है, ये सोचकर उसके चेहरे पर नफरत झलक आती है और वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल जाता है। शनाया फूट फूट कर रोने लगती है और उस पल को याद करने लगती है जब वो अपने मामा के घर से भागी थी। शनाया के माता पिता बचपन में ही उसका साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। शनाया के माता पिता के जाने के बाद उसकी देखभाल उसकी दादी ने की थी, पर दादी की भी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। फिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। शनाया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शनाया के नाम पर उसकी दादी और उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी थी, जिस पर उसके मामा की नजर थी। अजी सुनते हो, हमें शनाया को अपने घर पर लेकर आ जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। आपको तो पता ही है उस बुढ़िया ने सारी जमीन शनाया के नाम पर लिख दी है, और अगर हम उसे अपने साथ ले आए तो हम उसके बाद भी वही जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। वो तो बच्ची है, हमारी बात मान जाएगी। मामा जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वाह शीला, क्या दिमाग लगाया है तुमने। मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही शातिर औरत हो। वो तो मैं हूँ। अब जल्दी से शहर से उसे यहाँ ले आओ, वो हमारे सारे काम भी कर देगी और हम उसकी जमीन भी अपने नाम करवा लेंगे। वो लोग शनाया को अपने साथ अपने गांव ले गए। शनाया अब अपने मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मामा मामी का व्यवहार उसके लिए बहुत रूखा था। वो उससे घर का सारा काम करवाती और फिर खाने को भी थोड़ा बहुत ही देती और कभी कभी खाने को भी ना देती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। शनाया ने
हालात से समझौता कर लिया था। उसे अब इन चीजों की आदत हो गई थी। मामी की बात बात पर डांटना और मारना, और मामा का सब कुछ जानते हुए भी उसको अनदेखा कर देना। शनाया के 18 जन्मदिन पर उसकी मामी और उसके मामा उसे शहर लेकर आए, जहां वो पहले अपनी मम्मी, पापा और दादी के साथ रहती थी। शनाया उस दिन बहुत खुश थी। वो इतने दिनों बाद अपने घर आ रही है, अपनी पुरानी यादों को जीने के लिए। शनाया के शहर वाले घर में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां 2 लोग बैठे हैं, एक तो वकील और दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी। मामी शनाया का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई। शनाया हैरान होते हुए बोली, मामी ये लोग कौन है और ये हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? मामी झूठी मुस्कान लिए कहती है, बेटा ये लोग तुम्हारे मामा के दोस्त हैं और ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। पर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? पीछे से मामा जी आते हैं। वो कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें बुलाया है यहाँ पर। कैसे पेपर्स मामा? बेटा तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं, और मेरी नौकरी भी चली गई है, और तुम्हारी मामी की तबीयत भी खराब रहती है। डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए कहा है, और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी मामी का इलाज करा पाए। इसीलिए मैंने सोचा कि हम ये घर बेच देंगे ताकि तुम्हारी मामी का इलाज हो सके, और फिर तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। मामी शनाया के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शनाया देखो, हमें पता है कि ये घर तुम्हारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, और सच कहूं तो हम इसे बेचना नहीं चाहते, पर तुम्हारी शादी भी तो करानी होगी ना, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हारी शादी करा पाएं। और मेरा क्या है, मेरा इलाज नहीं भी होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना। कोई बात नहीं, अगर तुम ये घर नहीं बेचना चाहती तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा, तुम्हारी मर्जी है। शनाया सोच में पड़ गई कि वो करे तो क्या करे। उसे कहां पता था कि ये सब मामा मामी की चाल है। वो सब उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे, और शायद इसका असर पड़ भी रहा था। शनाया अब मन में ठान चुकी थी कि वो घर बेच देगी। मामी की जिंदगी ज्यादा कीमती है इस घर से। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ये घर बेचना पड़ रहा है, पर शायद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। शनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू भरी नजरों से पूरे घर को देखने लगी। इस घर में उसका बचपन बीता था। फिर वो वकील के पास गई। कहां पर साइन करना है? मामा मामी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वकील ने सामने एक कागज पर इशारा किया। शनाया ने उस पर साइन कर दिए। मामा और मामी का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो लोग खुशी से शनाया के पास आए और बोले, थैंक यू बेटा। मेरी प्यारी बच्ची। शनाया ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू भी थे, पर वो अपने आंसुओं को मामा मामी से छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर मामा मामी को उसके आंसू देखकर भी कोई फर्क ना पड़ा। वो तो इस बात से खुश थे कि शनाया ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे। उस दिन के बाद से तो मामा और मामी शनाया को और परेशान करने लगे। मामी रोज मारती, ये तो उसके लिए आम बात हो गई थी। शनाया कमरे में अकेले बैठकर खूब रोती, पर उसकी मामी को कोई फर्क न पड़ता। फिर एक दिन मामा ने एक अधेड़ उम्र के आदमी, जो कि एक गुंडा था, उससे शनाया की शादी तय कर दी। शनाया ने उस आदमी को देखा तो अपने मन में सोचा, अब और मैं इनके जुल्म नहीं सह सकती। अगर आज मैंने इन्हें मना नहीं किया तो ये लोग मेरी शादी एक गुंडे से करा देंगे। मामी, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती, ये एक गुंडा है। मामी ने एक जोरदार थप्पड़ शनाया को मारा। चुप कर, तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तेरी मर्जी से हम चले। तुम्हारे मामा जी ने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारी शादी इसी से होगी, तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। शनाया आंसू भरी नजरों से मामी को देखते हुए बोली,
पर मामी मुझे अभी शादी नहीं करनी, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं। ये गुंडा है और मुझे इस जैसे लोगों से सख्त नफरत है। मामी शनाया को एक और थप्पड़ मारकर उसके बाल पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी, अब रह तू अंदर बंद। 2 दिन बाद तेरी शादी है, अब तू उसी दिन बाहर निकलेगी। शनाया कमरे में मुंह के बल गिरती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मम्मी पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप लोगों के बाद मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। सब मुझे डांटते हैं, मारते हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मामी ने 2 दिन तक शनाया को उसी कमरे में बंद रखा, न खाने को दिया और न ही पीने को। शनाया की हालत बहुत बुरी हो गई। तीसरे दिन मामी ने दरवाजा खोला तो पाया शनाया बेजान सी जमीन पर बैठी है। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत रोई है। मामी शनाया के पास आती है और उसे उठाते हुए बोली, ए लड़की, चल उठ, आज तेरी शादी है। और ये क्या चेहरा बना रखा है? खुश हो जा कि तेरी शादी हम अमीर आदमी से कर रहे हैं। गुंडा है तो क्या हुआ, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। शनाया चुपचाप मामी की बातें सुन रही थी। मामी ने उसे एक दुल्हन का जोड़ा दिया और कुछ खाने को दिया और बोली, जा इसे पहन ले, तेरा दूल्हा आता ही होगा। शनाया चुपचाप कपड़े और गहने लेकर वॉशरूम में चली गई। उसने कपड़े और गहने पहने और फिर बाहर आई। शनाया देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं है। वो एक आखिरी बार मामा से बात करके उन्हें मनाना चाहती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। वो कमरे से बाहर निकली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। कमजोरी के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत की और धीरे धीरे कदमों से मामा जी के कमरे के बाहर पहुंची। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। शनाया को मानना ही पड़ा शादी के लिए। कैसे ना मानती, मैंने जो कह दिया वो पूरा करके रहती हूँ। पूरे 10 लाख मिले हैं इस लड़की के उस गुंडे से शादी करने के। शनाया को धक्का सा लगा ये सुनकर। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मामा मामी ने मुझे 10 लाख में उस गुंडे को बेच दिया। तभी उसके कानों में मामा मामी की आगे की बात पड़ी जो कह रहे थे, मानना पड़ेगा तुम्हारी चालाकी को। तुमने शनाया से अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसका घर भी अपने नाम करा लिया। वाह भाई वाह। मामा मामी दोनों हंसने लगे। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी। शनाया अपने कानों पर अपने दोनों हाथ रख लेती है, जैसे अब वो और कुछ भी नहीं सुनना चाहती हो। वो अपने कदम पीछे लेने लगी और धीरे धीरे घर से बाहर आ गई और बिना पीछे मुड़े दौड़ने लगी। पर तभी दूल्हा जो अभी अभी आया था, उसने शनाया को भागते हुए देख लिया और वो अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे आने लगा। शनाया तेजी से भागने लगी। भागते भागते उसके पैरों में चोट लग गई, जिससे खून निकलने लगा। पर वो फिर भी नहीं रुकी और तेजी से दौड़ने लगी। शनाया इस वक्त बेड पर बैठकर अपने सर को घुटने में छुपाए रो रही थी। दूसरी तरफ देवराज अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसे शनाया का मासूम चेहरा और उसके आंसू देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे उसके आंसू से फर्क क्यों पड़ रहा है? ये उसका नाटक भी हो सकता है, पर उसकी आंखों में मुझे एक सच्चाई नजर आई। ओ गॉड, मुझे ये लड़की इतना अफेक्ट क्यों कर रही है? देवराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसी और एक पंच दीवार पर मार दिया। उसके हाथों से खून बहने लगा, पर उसे तो जैसे दर्द का एहसास ही ना हुआ हो। ऐसे ही नहीं लोग उसे हार्टलेस बुलाते थे। उसे सच में खुद के और किसी और की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर शायद अब उसका ये हार्टलेस नेचर चेंज होने वाला था। किसी के लिए उसके दिल में भी किसी के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, पर वो मानना नहीं चाहता था।
रघुवीर डोर ओपन करके कमरे के अंदर आता है और उसकी नजर देवराज पर जाती है और फिर उसके हाथों पर, जिससे खून लगातार बह रहा था। वो जल्दी से देवराज के पास आता है और उसके हाथों को थामते हुए कहता है, भाई आपको ये चोट कैसे लगी? कितना खून बह रहा है? देवराज अपना हाथ रघुवीर के हाथ से छुड़ाकर बोलता है, मेरी फिक्र मत करो, पहले ये बताओ कि मैंने जो काम दिया वो पूरा हुआ या नहीं। पर भाई आपके हाथ में ज्यादा चोट लगी है, पहले बैंडेड कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देवराज रघुवीर को आंख दिखाता है तो रघुवीर चुप हो जाता है। मैंने जो पूछा तुमसे उसका जवाब दो, ये फालतू की बातें बाद में करना। जी भाई। भाई हमारे आदमियों ने पता किया तो यह पता चला कि इसकी शादी हमारे दुश्मन रांका के साथ होने वाली थी, पर यह शादी से पहले ही वहां से भाग गई। खबर यह भी है कि इसकी शादी इसके मामा मामी जबरदस्ती रांका से करवा रहे थे और रांका ने उसके बदले उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे। पर राका की उम्र तो करीब 40 से 45 होगी और इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लगती। फिर उसके मामा मामी उस बूढ़े के साथ इसकी शादी क्यों करना चाहते थे? 10 लाख रुपए के लालच में, और उन्होंने तो धोखे से उसका घर भी अपने नाम कर लिया। रघुवीर ने सारी बातें देवराज को बताई, जो भी शनाया के साथ हुआ था। रघुवीर की बातें सुनकर देवराज का अब खून खौलने लगा था। उसे अब शनाया के मामा मामी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अपनी भांजी के साथ ये सब किया, उन्हें शर्म नहीं आई? उसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। देवराज अपने कमरे से निकलकर शनाया के कमरे के पास आया और आहिस्ते से उसने दरवाजा खोला तो देखा शनाया अपना सर घुटने में छुपाए रो रही थी। उसे अब बुरा लगने लगा। उसे अपनी बातें याद आने लगी जो उसने शनाया को कही थी। देवराज शनाया के पास आया और बेड पर बैठकर आहिस्ता से उसके बालों पर अपना हाथ रखा। किसी का स्पर्श पाकर शनाया पहले तो चौंक गई, फिर उसने अपने सर को उठाकर सामने देखा। देवराज को देखकर वो घबरा गई और डर से पीछे हटने लगी। आप? डरो नहीं, मैं तुम्हें डांटने नहीं आया, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने बिना तुम्हारे बारे में जाने तुम्हें सुने न जाने क्या क्या सुना दिया, मुझे माफ कर दो। शनाया हैरानी से देवराज को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक माफिया उससे माफी मांग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मामा मामी को उनकी सजा जरूर दूंगा। उन्होंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत रुलाया है तुम्हें, अब रोने की बारी उनकी है। शनाया ये बात सुनकर अब और भी हैरान हो गई। शनाया अपने मन में सोचती है, इन्हें कैसे ये सब पता चला? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं है। शनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर देवराज के हाथ पर पड़ी, जिस पर से खून आ रहा था। वो जल्दी से बेड से उठी और देवराज के पास आई और उसका हाथ थामते हुए बोली, आपको तो बहुत चोट लगी है, जिससे खून भी आ रहा है। आपने बैंडेज क्यों नहीं करवाया? वो जल्दी से अपने दुपट्टे को फाड़ती है और देवराज के हाथों पर बांधने लगती है। देवराज की आंखें शनाया पर टिक जाती हैं। उसे शनाया का यूं केयर करना अच्छा लग रहा था। देवराज की आंखें शनाया के मासूम चेहरे पर टिक गई थी। वो उसकी खूबसूरती में खो चुका था। मैंने इस पर अभी कपड़ा बांध दिया है, पर आप इसे डॉक्टर को दिखा लीजिए, घाव गहरा है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे किसी का केयर करना पसंद नहीं है। इतना कहकर देवराज वहां से चला गया और शनाया को सच में छोड़ गया। अजीब आदमी है, खुद दूसरों की केयर कर सकते हैं लेकिन दूसरों का केयर करना पसंद नहीं है। खैर मुझे क्या, मैं तो इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रही थी। शनाया बेड पर जाकर लेट जाती है और सोचती है, मिस्टर माफिया को कैसे पता चला कि मेरे मामा ने मेरे साथ क्या किया है? अरे उन्हें सब पता होगा क्योंकि वो तो माफिया है। मैं भी ना क्या सोच रही हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ से कैसे निकलना है ये सोचना होगा। ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं देंगे, मुझे ही कुछ तरकीब सोचनी होगी। ऐसे ही सोचते सोचते शनाया को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता।
वहीं दूसरी तरफ देवराज अपने कमरे में बैठा अपने हाथ पर लगी शनाया के दुपट्टे को देख रहा था, जो शनाया ने उसकी फिक्र करते हुए लगाया था। वो चाहकर भी उस दुपट्टे को ना निकाल पा रहा था। एक तरफ जहां उसका दिमाग कह रहा था कि दुपट्टे को निकाल फेंक, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि पहली बार किसी ने इतने हक से उसकी केयर की है। दूसरी तरफ राका अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा था। उसका गुस्सा देखकर सारे आदमी डर रहे थे। एक आदमी ने हिम्मत करते हुए कहा, राका भाई, हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो पता नहीं अचानक से कहां गायब हो गए। लेकिन भाई, उसी जंगल के बीचों बीच देवराज राठौड़ की हवेली है। मुझे लगता है वो लड़की उसी हवेली में छुपी है। राका ने गुस्से से उस आदमी का कॉलर पकड़ा और बोला, पहली बात, वो लड़की नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। तो इज्जत से नाम ले उसका, वरना तेरी सामान काटने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर राका ने उस आदमी का कॉलर छोड़ दिया। और अगर वो राठौड़ हवेली में छुपी है तो हमले की तैयारी करो, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। और वैसे भी राठौड़ से अपना पुराना हिसाब भी पूरा करना है। उसने जो मेरे ड्रग्स के गाड़ियों को पुलिस के हवाले किया था, उसका भी तो बदला लेना है। जी राका भाई। राका के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और आंखों में शनाया का खूबसूरत जिस्म। जितना भागना है भाग लो, लेकिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। आखिर तुम चीज ही ऐसी हो। शनाया सोकर उठ चुकी थी और वो इस वक्त कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो यहां से भागने के तरीके ढूंढ रही थी। साइड टेबल पर नाश्ता ढक कर रखा था, लेकिन शनाया ने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो तो बस जल्द से जल्द इस कैद से निकलना चाहती थी। कुछ सोच शनाया, मुझे इस कैद से जल्द निकलना होगा। मैं जिंदगी भर तो यहाँ नहीं रह सकती, इन राक्षसों के घर पर। ये लोग किसी को मारने में एक पल नहीं सोचते। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और देवराज अंदर आया। देवराज ने जब देखा शनाया ने अब तक नाश्ता नहीं किया है, तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो शनाया के पास आया और बोला, तुमने अब तक नाश्ता क्यों नहीं किया? शनाया देवराज को देखकर अपनी जगह पर रुक गई। वो मुझे भूख नहीं है। देवराज ने शनाया को घूर कर देखा। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और तुम कह रही हो कि भूख नहीं है। चलो चुपचाप से नाश्ता करो अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं, खड़ूस कहीं के। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात देवराज के मुंह पर बोल पाए। शनाया चुपचाप टेबल से प्लेट उठाकर बेड पर बैठकर खाने लगी। देवराज को सुकून सा मिला। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। फिर देवराज वहां से चला गया। शनाया ने देवराज को जाते हुए देखा तो मुंह बनाकर कहा, कितने खड़ूस है ये, केयर भी ऐसे करते हैं जैसे कि ऑर्डर दे रहे हो। पर जो भी हो, हैंडसम तो बहुत है। हाय, अगर ये माफिया ना होता तो पक्का मैं इसके प्यार में गिर जाती। ये क्या सोच रही हूं मैं, वो भी इस खड़ूस के बारे में। शनाया फिर से अपना खाना खाने लगी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। शनाया कमरे के अंदर ही रहती और देवराज कमरे में किसी न किसी बहाने से आकर उसको डांट देता, लेकिन दवाई और खाना खिलाकर ही रहता। शनाया को धीरे धीरे देवराज अच्छा लगने लगा। भले वो थोड़ा रूड था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वो इसकी बहुत केयर करता है। देवराज अपने लाइब्रेरी में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी वहां रघुवीर आता है और कहता है, भाई, आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया। शनाया जी के मामा मामी ने जो जमीन शनाया से धोखे से अपने नाम करवाई थी, मैंने वही जमीन उनसे छीन ली है और वो शनाया जी के नाम पर वापस से कर दी है। ये रहे पेपर्स। इतना कहकर
रघुवीर ने एक फाइल देवराज की तरफ बढ़ा दी। देवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक बार फाइल को देखा और बोला, इसे ले जाकर शनाया को दे दो। ठीक है। रघुवीर वहां से निकलकर सीधा शनाया के कमरे में आया। शनाया इस वक्त खिड़की के पास बैठी थी। रघुवीर ने डोर नॉक किया। शनाया पीछे मुड़ी और रघुवीर को देखकर बोली, आइए, कुछ काम था। रघुवीर अंदर आया और अपने हाथ में पकड़े फाइल को शनाया की तरफ बढ़ा दिया। शनाया सवालिया नजरों से रघुवीर को देख रही थी। क्या है ये? एक बार खोलकर तो देखिए। शनाया ने वो फाइल खोलकर पढ़ी तो उसकी आंखें नम हो गई। वो हैरान थी और खुश भी। ये तो मेरे घर के पेपर हैं और अब ये मेरे नाम पर है, पर मामा मामी इस पर साइन करने को कैसे मान गए? कैसे नहीं मानते? आखिर मिस्टर राठौर का ऑर्डर था, उन्हें मानना तो था ही, वरना उनकी जान खतरे में ना पड़ जाती। मगर मानना पड़ेगा आपके मामा मामी को। बहुत ही फनी है, एक बार हवा में फायरिंग करते ही मान गए। रघुवीर जोर से हंसने लगा। शनाया हैरानी से रघुवीर को देखने लगी। आपने उन्हें धमकी दी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर है तो वो मेरे मामा मामी ही ना। आपको उनकी फिक्र की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने पाप की सजा ही मिल रही है। वो डिजर्व करते हैं। और वैसे भी हमने उनके साथ कुछ ज्यादा नहीं किया, बस उन्हें डराया था। शनाया आगे कुछ ना बोली। वो पेपर्स को हाथ से छूकर देखने लगी और मुस्कुरा दी। रघुवीर अब वहां से जा चुका था। शनाया ने खुशी से उस फाइल को अपने गले से लगा लिया। मेरा प्यारा घर, मैं जल्द ही वहां रहने आऊंगी। बस यहाँ से एक बार निकल जाऊं। मुझे तो लगा था मैं अपने मम्मी पापा की आखिरी निशानी को भी खो चुकी हूँ, लेकिन मिस्टर माफिया ने मेरा घर मुझे वापस दिला दिया। चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। रघुवीर हाथों में ट्रे लेकर आते हुए, जिस पर 2 कॉफी थी। क्योंकि भाई ने कभी भी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा किया ही नहीं। वो अच्छे लोगों के साथ अच्छे और बुरे लोगों के साथ बुरे हैं। उन्होंने जिंदगी में बहुत सी तकलीफें झेली हैं, जिस वजह से वो ऐसे हो गए हैं। लेकिन जब से आप आई हो, वो खुद को रोज बदल रहे हैं। किसी से बात ना करने वाला इंसान अब आपसे खुलकर बातें करने लगा है। किसी की केयर ना करने वाला इंसान आपकी केयर करने लगा। शनाया बस रघुवीर को देख रही थी। अगर वो सच में अच्छे हैं तो उन्होंने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? शायद वो आपको दूर जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहें, उनकी केयर करें, उनसे प्यार करें। रघुवीर की आखिरी बात सुनकर शनाया को शौक लगा। मैं उनसे प्यार नहीं करती। मुझे माफिया और गुंडों से नफरत है। ऐसे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, कभी किसी की परवाह नहीं कर सकते। वो लोग बस लोगों को दर्द देना जानते हैं, ना कि दर्द को बांटना। आप गलत समझ रही हैं। भाई एक माफिया जरूर है, पर आज तक उन्होंने किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी, किसी का बुरा नहीं चाहा। बल्कि वो तो अच्छे काम करते हैं। जो लोग लड़कियों के साथ बुरा करते हैं उन्हें जान से मार देते हैं, क्योंकि ये समाज उन लोगों को मार नहीं सकता। और आपने जो देखा था वो आधी सच्चाई थी। आपने उस आदमी को मारते हुए जरूर देखा, लेकिन आपने कभी ये नहीं जानना चाहा कि आखिर भाई ने उसे मारा क्यों। शनाया सवालिया नजरों से रघुवीर को देखने लगी। क्यों मारा था उसको इतनी बेरहमी से? उस आदमी ने एक लड़की का रेप किया था और बड़े ही बेदर्द तरीके से उसे मार डाला था। भाई को जैसे ही उसका पता चला, भाई उसे यहां हवेली में ले आए और उसको जान से मार दिया, जो आपने देखा था। शनाया की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसे नहीं मालूम था कि जिसे वो एक माफिया और एक बेदर्द इंसान समझ रही थी, वो असलियत में किसी लड़की के हत्यारे को सजा दे रहा था। शनाया को अब पछतावा हो रहा था कि उसने देवराज को कितना गलत समझ लिया। शनाया अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी हवेली के बाहर से शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोग हथियार लिए हवेली के बाहर खड़े थे। ये राका के आदमी थे और राका खुद भी आया था। शनाया ने जैसे ही राका की आवाज सुनी, उसका बदन डर से कांपने लगा। वो खिड़की से नीचे देखने लगी।
राका अपने आदमियों के साथ बंदूकें लेकर आया था। राका के आदमियों और देवराज के आदमियों में जंग शुरू हो गई थी। वो लोग आपस में लड़ रहे थे। तभी रघुवीर और देवराज भी नीचे जाते हैं। दोनों के हाथों में एक बंदूक थी। शनाया ने जैसे ही देवराज को नीचे देखा, वो भागकर नीचे आई और दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। वो लोग दरवाजे के बाहर थे। राका की नजर जैसे ही शनाया पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राठौड़, अपने आदमियों को बोल दो मेरे रास्ते से हट जाएं। मुझे बस शनाया चाहिए। वो मेरी होने वाली पत्नी है और तूने उसे यहां बंद करके रखा है। चुपचाप मुझे शनाया को यहां से लेकर जाने दे, वरना तेरी जान जाएगी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे मार सके। और रही बात शनाया की, तो वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। तुझे लगता है कि वो तुझ बुढ़े से शादी करेगी? देवराज के मुंह से अपने लिए बूढ़ा सुनकर राका गुस्से में तिलमिला उठा। राका गुस्से से देवराज के पास आया और उसे मारने ही वाला था कि तभी देवराज ने उसे एक लात मारी तो राका दूर जाकर गिरा। शनाया मुस्कुराई। देवराज ने राका के उठने से पहले ही उस पर लात और घूंसों की बौछार कर दी, जिससे राका को उठने का मौका न मिला। राका दर्द से करहाने लगा। कुछ देर तक लगातार मार खाने के बाद राका अब बेहोश हो चुका था। देवराज एक आखिरी बार उसे लात मारता है और कहता है, शनाया अब सिर्फ मेरी है। उस पर बुरी नजर डालने वाले की यही हालत करूंगा। शनाया भागकर पीछे से देवराज के गले लग गई। देवराज शौक में हो गया और अपने सीने पर शनाया का हाथ देखने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार कोई लड़की यूं उसके गले लगी थी। थैंक यू मुझे इससे बचाने के लिए। आई लव यू मिस्टर माफिया। पता नहीं कब मैं आपसे प्यार करने लगी। मम्मी पापा और दादी के जाने के बाद आप पहले ऐसे शख्स हैं जिसने मेरी केयर की है। चाहे मुझे डांट कर खाना खिलाना हो या चॉकलेट के बहाने दवाई खिलाना, आपने मेरी बहुत परवाह की। धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया, पर शायद बस एक चीज मुझे रोकती थी, वो था आपका माफिया होना। लेकिन जब मैंने रघुवीर से सच्चाई सुनी तो मुझे लगा कि मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती थी। आप तो एक अच्छे इंसान हैं और मुझे एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो दिल से अच्छा हो, जो मेरी केयर करे, मुझे प्यार करे। देवराज पीछे मुड़कर शनाया को अपनी बाहों में भरता है। उसके गाल पर एक किस करके कहता है, आई लव यू टू शनाया। मैं आज बहुत खुश हूं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं करोगी, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी। लेकिन आज ये साबित हो गया कि अगर प्यार सच्चा हो तो दो दिल मिल ही जाते हैं। रघुवीर देवराज और शनाया को गले मिलता देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरकार हमारे माफिया को उनकी मोहब्बत मिल ही गई। शनाया और देवराज एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। आज दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। जो लोग बरसों से अकेले थे, आज एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे।